नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कौन है और ये जो एकता के प्रयास हो रहे हैं, इन प्रयासों के बीच में कौन है जो अपनी संभावनाएं तलाश रहा है, यानी जिसको अपने वोट काटने का स्कोप कायम रखना है। हम समझेंगे कि इस विपक्षी एकता की जो कवायद हो रही है या जो कहें परेड हो रही है या जो कोशिशें हो रही हैं, ये कोशिशें कितनी कामयाब रहने वाली है। और हम ये भी समझेंगे कि ये जो विपक्षी एकता है ये कितना असर डालेगी। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पर हैं, चूँकि हमारा फेसबुक पेज आप सबको पता है कि वो हैक हो गया था, तो मैं गिरिजेश वशिष्ठ वाले अपने पेज पर ही वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, वहाँ आपको मिल जाएंगे। मैं भी आया। नीतीश कुमार जगह जगह घूम रहे थे, कई जगह लोगों को गए, उन्होंने बुलाया कि आइए और इस पूरे कार्यक्रम में आप शामिल हों। विपक्षी एकता के बहुत सारी पार्टियों को बुलाया गया और पटना में 15 पार्टियों के नेता एकजुटता बताने के लिए पहुंचे। कांग्रेस पार्टी भी उसमें थी और ये जो है इसकी दूसरी बैठक शिमला में होने वाली है। 10 से 12 जुलाई के बीच में शिमला की वादियों में विपक्ष अपनी संभावनाएं खोजेगा। और उधर अमित शाह ने एक ट्वीट किया है। अमित शाह ने कहा है कि ये कितना भी एकता कर ले तो ये एक हो नहीं पाएंगे, जितना चाहे हाथ में ला लें, ये अमित शाह ने कहा। और दूसरा ये कहा, ये एक हो भी गए तो 2024 में ये मोदी जी को नहीं हरा पाएंगे, ये भी अमित शाह ने कहा। तो बहरहाल ये घटनाक्रम है। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी आरएसएस जो है वो आक्रमण कर रही है, हिंदुस्तान की नींव पर हमला हो रहा है वगैरह वगैरह। ममता बनर्जी ने बहुत अच्छा जेस्चर दिखाया, लालू यादव के पैर छुए, नीतीश की तारीफ़ की आयोजन करने के लिए एक गुड जेस्चरिंग। इस बीच में लेकिन बैठक में कौन कौन सी पार्टियों के कितने नेता हैं ये गणित है, लेकिन इस पर हम जाएंगे तो फिर भी समझ लेते हैं। हमको एक पूरा कैलकुलेशन भी समझेंगे। शुरू में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते हैं। जेडीयू, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, डीएमके, टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, शिवसेना, ठाकरे कोटवाली, एसपी, जेएमएम और एनसीपी, ये सारी पार्टियां हैं जो इसमें शामिल हुई हैं। अब सारे धुरंधर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा इसमें जाएं तो इसमें ये ज़रूर समझ में आता है कि इन्होंने कुछ चीज़ों पे एक प्रोग्राम में एक सहमति आई है। सहमति किस पे आई है, ये बड़ा सवाल है। हर सीट पर बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की तरफ से केवल एक प्रत्याशी होगा, ये बहुत बड़ी सहमति है। और इसी सहमति से अभी आप बहुत सारी असहमतियां भी देखेंगे। इसको तोड़ने के लिए काम करेंगे लोग। भाजपा के खिलाफ बनने वाले गठबंधन का एक नाम तय करना है इनको, जैसे यूपीए है, अब ये कुछ नया नाम लाएंगे। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, एक ऐसी चीज़ होगी इस पर सहमति हो। इसको लेकर अभी इनके बीच में बहुत सिर फुटवल होगी। जैसे शरद पवार अडानी वाला मसला उठाना नहीं चाहेंगे, राहुल गांधी अडानी वाला मसला उठाना चाहेंगे, केजरीवाल अडानी वाला मसला उठाना चाहेंगे। केजरीवाल के मामले में मैंने आपको बताया था कि अडानी के मसले को डिरेल कर दिया उन्होंने, मतलब ही बदल दिया। बोले वो सारी संपत्ति अडानी की मोदी जी की है। ना कोई इस पर यकीन करेगा, ना अडानी का मसला आगे बढ़ेगा। मैं बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं आप केजरीवाल की नीयत पर सवाल कर रहे हैं, आपने देख लिया। इसके साथ साथ सीटों का बंटवारा कैसे हो, और एक और टॉपिक उसमें जो आगे डिस्कस होना है वो है दिल्ली वाला अध्यादेश। अब दिल्ली वाला अध्यादेश क्या है, इसको थोड़ा सा समझा जाए। दिल्ली का अध्यादेश ये है कि केजरीवाल की सरकार से बहुत सारे अधिकार छीन लिए। अब उस पे लेकर थोड़ी सी असहमतियां अलग अलग पार्टियों में हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि दिल्ली की ताकत केंद्र के नियंत्रण में रहे, वो कुछ लोग अलग अलग पार्टियों में हैं। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, मदन लाल खुराना कहते थे कि इसको पूर्ण राज्य बनाया जाए, साहिब सिंह वर्मा कहते थे इसको पूर्ण राज्य बनाया जाए, दिल्ली को जैसे दूसरे राज्य होते हैं वैसे दिल्ली को बना दो। उसके बाद उल्टा हुआ, वक्त का पहिया घूमा, बीजेपी की सरकार आई, तब कांग्रेस ये बोलते थे कि इसको पूर्ण राज्य बनाइए, जब तक शीला दीक्षित की सरकार थी। उसके बाद में
अब केजरीवाल इसको पूर्ण राज्य चाह रहे हैं, पूर्ण राज्य नहीं तो कम से कम जितना राज्य पहले था उतना ही लौटा दो। अब दिक्कत ये हो रही है, इसमें कई सारे मसले हैं, कई सारे विचार हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि दिल्ली जो है वो केंद्र के अंडर में ही रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे केंद्र का सब कुछ है और देश के लिए बड़ा खतरा हो जाएगा। मान लीजिए अब एंटी करप्शन ब्यूरो जो केजरीवाल से छीन लिया, अगर इसने उठा के जो है वो केंद्र सरकार के अधिकारियों को बंद करना शुरू कर दिया तो क्या होगा। इस तरह की चीज़ें थी बहुत सारी। सुरक्षा व्यवस्था है, उसको लेकर भी एक मसला है। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि केवल नई दिल्ली ही तो दिल्ली नहीं है, उसके आसपास बहुत बड़ी दिल्ली है। पुरानी दिल्ली भी दिल्ली है, मध्य दिल्ली का इलाका भी दिल्ली है, इसके अलावा आसपास के गांव, उन सब चीज़ों को आप दिल्ली में तो वो पूरा मैं वो सब कुछ तो राजधानी नहीं है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि राजधानी देश की दिल्ली नहीं है, राजधानी देश की नई दिल्ली है। लुटियंस जो जोन है वो है नई दिल्ली। अब मसला ये, इसको लेकर बहुत सारे मतभेद है बहरहाल, लेकिन ये एक टॉपिक इसमें शामिल है। अब मसला इस पे आता ये है, एक 370 वाला मामला भी है। कश्मीर वाले कह रहे हैं कि 370 के मामले पे हमको 370 का विरोध करना चाहिए और 370 का केजरीवाल कर चुके हैं समर्थन। अब मसला ये आ रहा है कि केजरीवाल को कांग्रेस पार्टी समर्थन करने को तैयार नहीं है अध्यादेश के मामले पे। दरअसल क्या है कि एक ऑर्डिनेंस जारी किया है, इसको भी समझ लें। एक ऑर्डिनेंस जारी किया है, अध्यादेश जारी किया है केंद्र सरकार ने और दिल्ली सरकार के अधिकार छीन लिए। तो आप इमरजेंसी में इस देश में अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, लेकिन बाद में उसको संसद से पास कराना पड़ता है 6 महीने के अंदर। तो अब सदन का जब सत्र आएगा उस दौरान विपक्ष के पास राज्यसभा में ताकत है। अगर सारी पार्टियां इकट्ठे होकर केजरीवाल के पक्ष में या उस अध्यादेश के खिलाफ वोट डाल देती हैं तो केजरीवाल की पावर वापस आ जाएगी। ये केजरीवाल की पावर कई बार जा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने वापस की, इन्होंने छीन ली। इससे पहले भी एक बार सुप्रीम कोर्ट ने वापस की थी, तब भी अध्यादेश आया था। तो अब इसको लेकर ये जो है वो एकजुटता की बात हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इनका सपोर्ट नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है ये भी समझिए। पहली बार मुख्यमंत्री केजरीवाल कब बने, किसने बनाया? कांग्रेस के समर्थन से बने। इसी तरह से अलग अलग मौक़ों पे अरविंद केजरीवाल जो है वो कांग्रेस से सहयोग की अपेक्षा तो करते हैं, जैसे अभी कर रहे हैं, लेकिन जाके बैठ जाते हैं बीजेपी की गोद में। कैसे बैठ जाते हैं? केजरीवाल हर ऐसी जगह पे चुनाव लड़ेंगे जहाँ पे वो बीजेपी कांग्रेस पार्टी का वोट काट सकते हैं, चाहे वहाँ पे उस राज्य में इनका आधार हो या ना हो। मुलायम सिंह यादव भी ये काम किया करते थे, मोदी जी के साथ में आपको पता ही है उनका संबंध बना हुआ था बीजेपी के साथ में पहले से, बल्कि मोदी जी से पहले से वो भी ये काम किया करते। गुजरात में चुनाव लड़ाने पहुंच गए, बताइए आप, केजरीवाल जी गुजरात में चुनाव लड़ने पहुंच गए। तो इन सारी वजहों से जो है ना कांग्रेस पार्टी को लगता है कि भाई वैसे तो आप बहुत एकता की बात करते हो, लेकिन जहाँ पे भी वोट काटने का मसला हो वहाँ पहुँच जाते हो बीजेपी के फ़ायदे में। अब वोट काटने वाले कौन कौन हैं? तो उसमें एक तो केजरीवाल जी देखिए रूटे घूम रहे हैं, दूसरा बहन मायावती भी किसी गठबंधन में जाना नहीं चाहती हैं, तो उनके अलग बयान आने लगते हैं, वो अपनी अलग शर्तें रखने लगती हैं। उधर ओवैसी साहब वो अलग सेकुलर, जो लोग बी टीम कहे जाते हैं, आप गौर करिएगा, वो सब लोग चुनाव में वोट काटने की जो उनकी क्षमता है, जो हुनर है, वो उसको कमज़ोर करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि ये जो गठबंधन हो रहा है इसकी मूल अवधारणा क्या है? पहले नंबर, हर सीट पर विपक्ष का एक ही प्रत्याशी होगा, 4 नहीं होंगे, अलग अलग पार्टियों के नहीं होंगे। तो अगर एक ही पार्टी का प्रत्याशी हो गया तो जो बीजेपी विरोधी वोट है वो सारे के सारे तो एक ही आदमी को चले जाएंगे ना। तो वोट बंटना चाहिए, तो बंटने के लिए क्या होता है? यही सब तो काम आते हैं इतने सारे लोग जो हैं, और ये सब लोग अब तिलमिला रहे हैं। तो इनकी जो रिएक्शन आने लग गई हैं, ओवैसी साहब ने इनके ऊपर हमला बोल दिया है, केजरीवाल आज जब ऐलान होना था आखिर में चले गए वहाँ से, प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ में नहीं बैठे वो। तो इन सब चीज़ों से अभी ये लग रहा है कि विपक्षी एकता की चुनौतियाँ बहुत सारी हैं। चुनौतियाँ और भी हैं। कांग्रेस पार्टी को कहा जाएगा कि भाई आप बॉस बनने के चक्कर में मत रहिए, बाकी लोगों को भी मौका दीजिए। और कांग्रेस पार्टी कहेगी भैया हमारा 30-35% का जो है वोट बैंक है भारत में, हम सबसे ज़्यादा बीजेपी के बाद बड़ी पार्टी हैं, इतने वोट हमारे पास हैं, हम अपनी दावेदारी कैसे छोड़ दें? इस तरह का एक पूरा बहुत ज़बरदस्त जो है वो माहौल बनने वाला है। अगर आप मोटा देखें तो कांग्रेस पार्टी की 52 लोकसभा सीटें, 31 राज्यसभा सीटें हैं, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर टीएमसी है, 22 लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा की 12 सीटें हैं। स्टालिन के पास में, डीएमके के पास में 23 लोकसभा, 10 राज्यसभा। उद्धव ठाकरे के पास में 18 लोकसभा, 3 राज्यसभा।
इसी तरह आम आदमी पार्टी के पास 1 लोकसभा 10 राज्यसभा, अखिलेश यादव के पास 3 लोकसभा 3 राज्यसभा, फारूक अब्दुल्ला के पास 3 लोकसभा, नीतीश के पास 16 लोकसभा 5 राज्यसभा। इस तरह से सभी पार्टियों के पास में जो फॉर्मेशन है, लेकिन इसमें सबसे चैंपियन कौन है? कांग्रेस पार्टी है, उसको बड़ा हिस्सा चाहिए होगा। तो वो अब जो अगला कदम होगा कि एक पार्टी पे एक कैंडिडेट लड़ेगा, यही सबसे बड़ा एक पावरफुल पॉइंट है जिससे बीजेपी को ये मात दे सकते हैं, और यही वो पॉइंट है जिसके कारण आने वाले समय में इनके सिर भी फूटेंगे। एक कहेगा नहीं साहब ये जो ग्वालियर की सीट है इससे तो मैं ही जिता सकता हूँ, दूसरा कहेगा नहीं मैं जिता सकता हूँ, तीसरा कहेगा नहीं मैं जिता सकता हूँ। कैसे तय होगा किसको दी जाए? फिर वो सीट दे दी जाएगी तो फिर एक कैलकुलेशन ये भी लेके बैठ जाएंगे, भारत में 12 सीटें इसको मिलनी चाहिए, 24 इसको देंगे, 22 इसको देंगे, फिर वो विनेबिलिटी का क्राइटेरिया नहीं रहेगा, तो ये झगड़ेंगे। अभी उस तरह से एकता होती दिख नहीं रही है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ अब एकता से चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, अब एजेंडे से चुनाव लड़ा जाएगा, विचार से चुनाव लड़ा जाएगा। किस विचार के पक्ष में कौन लोग हैं? अगर आप मोदी के विचार को नुकसान पहुंचा सकते हैं तो बच्चा भी हरा देगा, और काफ़ी हद तक पहले से बदलाव आया। 2019 में जो हैसियत थी मोदी जी की, जनता के बीच में जो जनसमर्थन था, आज वो कम है। लेकिन बात यह है कि उसको उस स्तर तक ले जाना, जबकि भारतीय जनता पार्टी का जो कमिटेड वोट बैंक है वो भी छोड़ दे, ये बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए विपक्षी पार्टियों को अभी बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।